और आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की फिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए थे। लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुनी गई थी। जम्मू कश्मीर की जनता को इस सरकार से और विपक्ष में बैठे नेताओं से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राज्य के चुने हुए नेता विकास के लिए, रोजगार के लिए ऐसे फैसले लेंगे जो देश में नजीर बने। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा इन दिनों किन बातों के लिए बदनाम है, जरा वो दृश्य देख लीजिए। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। कल भी हमने आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी। ये दृश्य देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में सभी माननीयों को जनता के हितों की चिंता है। उनका तो बस एक ही लक्ष्य जान पड़ता है कि विधानसभा को अपने अपने नैरेटिव का अखाड़ा बना दिया जाए, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की, धक्का मुक्की करने की, मारपीट, कॉलर पकड़ने की जैसे असभ्य आचरण की एक होड़ मच गई है। पूरे देश में यह सब प्रसारित हो रहा है। सदन के अंदर ये शर्मनाक सीन बीते 2 दिन से नॉनस्टॉप देखने को मिल रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ, इसको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आसन के सामने भी आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने मार्शल्स को आदेश दिया कि हंगामा करने वाले बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया जाए। मार्शल्स को इसके बाद असीम शक्तियां मिल गईं। उन्होंने बाहुबल दिखाते हुए एक एक करके बीजेपी के कई विधायकों को घसीट घसीट कर सदन से बाहर कर दिया। मार्शल्स एक विधायक को तो बकायदा टांग कर ले जाते हुए दिखे, जिसके बाद खूब हंगामा मचा और बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान मार्शल्स की गाज टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख पर भी गिरी। मार्शल्स ने उन्हें भी खींचकर बाहर करने की कोशिश की। इस दौरान जोर थोड़ा ज्यादा लग गया तो एक जगह पर सदन में वो गिरते हुए भी दिखे। बाद में उन्हें विधानसभा से बाहर जाते देखा गया। वैसे आपको बता दें कि खुर्शीद अहमद शेख ने ही कल अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का बैनर लहराया था और आज भी उन्होंने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिस पर खूब हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हो रहे इस हंगामे पर किसने क्या कहा? विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास है और इस पर अब बहस ना हो। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे विवाद पर कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमें मंजूर नहीं है। वो फैसला हमारे साथ बातचीत करके नहीं लिया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम वो मुद्दा भूल गए, लेकिन हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। हम कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि कैसे चीजें असेंबली के जरिए लाई जाती हैं। यानी आप इस हंगामे, मारपीट से और इन बयानों से इतना तो समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर छिड़े संग्राम की जड़ में क्या है। और ये हंगामा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, इसके आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। नहीं, झगड़ा करना इनके साथ तो बाहर करो, हाउस रूम के लिए नहीं। अगर हम कोई झगड़ा आपस में करना तो बाहर करो। जाइए जाइए जाइए। Remove these people from the house. Everybody to enter the house. Remove them away. के कुछ अराकीन जो है वो सजाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था। ऑनरेबल स्पीकर, हाउस के स्पीकर एक्ट नहीं कर रहे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहस्ट पे उनका जो पक्ष है उसी को रख रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए। हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं उसकी वजह यही है, उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब से
जम्मू कश्मीर के जो आर्थिक हालात हैं क्या सुधर जाएंगे? इस सब से जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या वो खत्म हो जाएगा? सोचने वाली बात है। प्रायोरिटी में क्या है? जम्मू कश्मीर में 370 पर छिड़े इस महाभारत को देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए यहीं से संकट बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो कभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 बहाली की बात की और ना ही अब कर रही है। कांग्रेस की ओर से आज भी लगातार यही कहा जा रहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है। कल सचिन पायलट ने यही बात दोहराई थी, लेकिन मुसीबत यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के कारण महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के धूले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के शिराला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस पर अटैक किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है। कश्मीर में केवल बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही चलेगा। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल मोदी का फैसला है। अनुच्छेद 370 को कोई भी वापस नहीं ले सकता। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। यह प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पास कराया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 4 पुश्तें आने के बाद भी अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में सबको भरोसे में लेकर अनुच्छेद 370 हटाते तो आज वहां जो हालात हैं वो नहीं होते। आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया, उन्हें उठा उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। हम 370 हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन 8 लाख फौज लगा के कश्मीर के सारे नेताओं को जेल में डाल के आप समझते हैं कि 370 हटा देंगे और कश्मीर के लोग और कश्मीर के नेता खामोश रहेंगे? ये उसी का रिएक्शन है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासी जंग महाराष्ट्र तक लड़ी जा रही है, लेकिन एक जंग घाटी में आतंकियों के विरुद्ध भारतीय सेना भी लड़ रही है। आतंकवादियों ने कल देर शाम किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड को किडनैप करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली? आतंकियों के टारगेट पर विलेज डिफेंस गार्ड ही क्यों आए? जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड की क्या अहमियत होती है? उनका बलिदान देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? ये सारी बातें आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेंगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आक्रोश है। पाकिस्तान के विरुद्ध इंतकाम के नारे आसमान तक गूंज रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादियों की कायराना हरकत पर यहाँ का हर नागरिक गुस्से में है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असल में गुरुवार को किश्तवाड़ में 2 ग्राम रक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार पशुओं को चराने के लिए मंजूला धार के जंगलों में गए थे, लेकिन वहां से लापता हो गए। बाद में शत विशत हालत में उनके शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
परिवार के सदस्यों ने उनकी पहचान की। इन निर्मम हत्याओं की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली, जिससे जम्मू कश्मीर के सभी ग्राम रक्षा गार्डों में पाकिस्तान के खिलाफ उबाल दिखा। मुर्दाबाद। वो कान खोल के सुन ले कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये बदला उनसे लेकर रहेंगे। ये जम्मू है भाई, ये कश्मीर नहीं है, ये डोडा किश्तवाड़ नहीं है। कभी जम्मू में घुसने की कोशिश मत करना। पहले तो हमारे पास 303, अब तो SLR है। अब तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से इस हमले के बाद जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए भरोसा दिलाया कि बर्बर कृत्य का बदला लिया जाएगा। वहीं CM अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा करते हुए ऐसी बर्बर हिंसा को राज्य की शांति के लिए बड़ी बाधा करार दिया। कोशिश रहती है यहाँ पाकिस्तान द्वारा कि यहाँ फिर से दोबारा मिलिटेंसी रिवाइव की जाए, लेकिन हमें विश्वास है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसका कड़े तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। क्या वजह है कि इस किस्म की जो वारदातें हैं वो जब से ये यहाँ पे ये सरकार आई है, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है, बॉर्डर के पार की भी है, और यहाँ पे जो लोग हैं। फिक्र की बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में बीते 10 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 29 अक्टूबर को जम्मू जिले के ही बट्टल इलाके में आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि तब सेना की मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन किश्तवाड़ हमले के आतंकी अब तक जंगलों में छिपे हैं और उनसे हिसाब अधूरा है। अब जरा रिकैप करिए, हमने इस शो को कैसे शुरू किया था। जो लोग असेंबली के अंदर हाथापाई कर रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, क्या इन सब मुद्दों पर उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए, या इन पर चर्चा करने से बचना चाहते हैं? किश्तवाड़ के साथ साथ सोपोर में भी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार शाम से ही दोनों इलाकों में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान चल रहा है। किश्तवाड़ के आतंकी भी अपने अपने अड्डों से निकल जाएंगे, इतना तय है। वैसे सोपोर में आतंकियों का क्या अंजाम हुआ, ये जानकारी भी दे देते हैं। सोपोर में ऐसे इनपुट थे कि यहां के सागीपुरा इलाके में कई आतंकवादी छिपे हुए थे। इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन फुटेज में हथियारों से लैस 2 आतंकवादी नजर आए और एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। बाकियों की तलाश भी जारी है, यानी इस एनकाउंटर में ड्रोन फिर से मददगार साबित हुआ है। वैसे आपको बता दें कि बीते 7 दिन में कश्मीर में 5 जगह मुठभेड़ हुई। इन 5 मुठभेड़ों में कुल 8 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये सभी आतंकवादी लश्कर और जैश के टॉप कमांडर थे, और इनमें से 7 आतंकवादी तो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटी में इन आतंकी संगठनों की बहकाने और भटकाने वाली दाल नहीं गल पा रही है। ऐसे में आतंकवादी संगठन सीमा पार दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने को मजबूर हैं। इसी चक्कर में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात है, एकाएक फिर से पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। ये चिंताजनक डेवलपमेंट है। वैसे इन आतंकवादियों ने इस बार हमले का पैटर्न बदला है। अब वो भारतीय सेना को मदद पहुंचाने वाले पोर्टर्स पर भी हमले कर रहे हैं, ग्राम रक्षा गार्ड को टारगेट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में ग्राम रक्षा गार्ड निशाने पर क्यों आए, ये जरूर समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय की ओर से शुरू की गई। ग्राम रक्षा गार्ड स्थानीय नागरिकों का एक समूह है जो सुरक्षा बलों के आने तक हमले की स्थिति में आतंकवादियों से निपटने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इन्हें गोला बारूद और बंदूकें दी गई हैं। भारतीय सेना से इन्हें आतंक का मुकाबला करने की ट्रेनिंग मिली है। विलेज डिफेंस गार्ड का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 4500 रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जबकि समूह से जुड़े दूसरे लोगों को 4000 रुपए का भुगतान किया जाता है। आम नागरिकों को हथियार बंद करने का मकसद यही है कि ये लोग सक्षम और सशक्त बने, जिस तरीके से इजराइल में होता है, और उनके गांवों को आतंकवादी खतरों से बचाया जा सके। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी का एक कारण ये ग्राम रक्षा गार्ड भी है, जो दिलेरी के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र किए बगैर देश की सुरक्षा में हर पल तैयार रहते हैं। और किश्तवाड़ के ऐसे ही 2 वीर ग्राम रक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को हम श्रद्धांजलि देते हैं।
अब चलते महाराष्ट्र, जहां बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने अपनों में ही बंटवारा कर दिया है। ये तीन शब्द महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी और डिप्टी सीएम अजीत पवार को चुभने लगे हैं। ये शब्द महायुति में मतभेद की वजह बन गए हैं। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने खुलकर इस बयान पर एतराज जताया। अजीत पवार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जैसे महापुरुषों की धरती है। महाराष्ट्र की तुलना किसी और राज्य से मत कीजिए। महाराष्ट्र के लोग इसे पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा जातीय समीकरण बनाकर रखा है। बाहर के लोग आकर इस तरह का बयान देते हैं। बुधवार को वाशिम में प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया था। उसी के जवाब में एनसीपी के अजीत पवार का यह बयान आया है। उनका यह बयान बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकता है। बीजेपी के साथ होते हुए भी अजीत पवार ने यह सख्त रुख क्यों दिखाया, हम आगे इसकी बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि चुनावी मौसम में जूनियर पवार के इस बयान ने महाविकास आघाड़ी को राजनीतिक हमले के लिए नया हथियार दे दिया। महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। हाँ, युति में कोई युति नहीं है, सिर्फ झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के लिए और महाराष्ट्र को लूटने के लिए बन रही है। तो उनके बयान से मैं कहूँगी कि वो जो कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से कह रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं जो लोग बांटते हैं, जो लोग काटते हैं और जो लोग लूटते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अजीत पवार ने अपने बयान से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या दूसरे नेता हों, समाज को बांटने का काम करते हैं। अब हम आपको बटेंगे तो कटेंगे से अजीत पवार के किनारा करने की वजह बताते हैं। इस विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने काफी सोच समझकर और वोटों का हिसाब किताब लगाकर बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सीधे तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ माना जाता रहा है। महाराष्ट्र में ये एनसीपी की राजनीति के खिलाफ जाता है क्योंकि राज्य में मुसलमान पारंपरिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहे। सूबे की 30 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं। आपको याद होगा अजीत पवार ने चुनाव में 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने तक की बात कही थी। जिस पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार ज्यादातर सीटें लड़ रहे हैं वहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मुस्लिम मतदाता अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से दूर रहे। संभवतः इसका कारण अजीत पवार का बीजेपी के साथ होना था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक फैक्ट ये भी है कि लोकसभा में अजीत पवार का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि एकनाथ शिंदे इसमें कामयाब रहे। और बीजेपी को कहा जाता है इस बात का मलाल भी है। और फिर नवाब मलिक वाला इशू हाल ही में जो हुआ है। अब आप सारी कड़ियों को जोड़िए और सोचिए कि आगे क्या क्या होने वाला है। फिक्र में अब एक ऐसा अजीबोगरीब प्रस्ताव की खबर जो यूपी महिला आयोग की ओर से लाया गया है। इसके पीछे दलील दी गई है कि महिला सुरक्षा की बात की गई। लेकिन इस खबर को बताने से पहले हम वर्ष 1981 में आई एक फिल्म लेडीज टेलर का जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता संजीव कुमार ने महिलाओं के कपड़े सिलने वाले एक दर्जी का किरदार अदा किया था। लेकिन यकीन मानिए अगर इस फिल्म का निर्देशन यूपी के महिला आयोग द्वारा किया जाता तो शायद ये फिल्म कभी नहीं बन पाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के मुताबिक ये जायज नहीं है। और ये बात आप उसके एक प्रस्ताव से समझ सकते हैं। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र करते हुए यूपी महिला आयोग ने एक प्रस्ताव निकाला है, जिसमें वैसे तो कई मांग की गई हैं, लेकिन 2 मांग ऐसी हैं जिस पर बहुत कलेश हो रहा है। यूपी महिला आयोग का सुझाव है कि महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी ना लें, और दूसरी मांग यह है कि जिम में महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर को ही रखा जाए। आयोग ने यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक लेटर भी लिखा है और मांग की है कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसे महिलाओं की सुरक्षा संभव है? इस पर पुरुष दर्जी और महिलाएं क्या सोचती हैं, आज हमने इस पर उन्हीं से बातचीत की।
जो सुझाव यूपी महिला आयोग की ओर से भेजे गए हैं उसमें क्या क्या लिखा है उसे जरा ध्यान से देख लेते हैं। महिला आयोग के प्रस्ताव के अनुसार बुटीक में महिलाओं के कपड़े की माप सिर्फ महिलाएं ने, यूपी में चलाए जा रहे जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर अनिवार्य हो, नाट्य कला केंद्रों में महिलाओं को डांस सिखाने के लिए महिला डांस टीचर की नियुक्ति की जाए, स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी के साथ महिला टीचर की मौजूदगी जरूर रहे, जिन दुकानों में महिलाओं से संबंधित कपड़े मिलते हैं वहां महिला कर्मचारी अनिवार्य हो और कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी से निगरानी की जाए और वहां वॉशरूम की उचित व्यवस्था हो। लेकिन यूपी महिला आयोग के इस प्रस्ताव पर कैसे विवाद हो गया, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि बुटीक में जो जर्नली वहाँ भी मैं कहूँगी कि 90% जो टेलर हैं वो लड़के ही हैं। तो जो वहाँ मैंने ये कहा है कि अगर आप टेलर लड़के रखना चाहते हो तो रखिएगा, लेकिन मेज़रमेंट के लिए लड़की होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो बैड टच वाली बातें हैं वो इतनी मेरे पास आती हैं। महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनका हर फील्ड में अधिकार है पूरा, लेकिन ये कौन सा, ये हमारे संस्कार नहीं हमें गवारा करते कि पार्लर में जाएं और पार्लर में जाके जब भी उनको कपड़े पहना रहे हैं या उनको साड़ी पहना रहे हैं वो लड़के करेंगे। ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है और ये हमारे संस्कार भी नहीं है और हमारी सभ्यता में भी नहीं है। कोई ये ना कह दे कि जिम के तर्ज पर संसद और विधानसभाओं में भी दीवार खींच देनी चाहिए। ये बराबरी से कंधा मिलाकर हर जगह महिलाओं की जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करने की बजाय ये इस तरह के जो है बातें जो है मुझे उनकी खोखली सोच बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनके पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी नीति नहीं है, इसीलिए खोखली बातें आ रही हैं जिससे कोई हल नहीं होगा। अब उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है, हम उस सुझाव का स्वागत करते हैं। जो निर्णय हुआ है वो सही दिशा में है, सही कदम उठाया गया और इसके सही परिणाम भी सामने आए। अब इस खबर को फिक्र के लेंस से देखते हैं। समाज में भेदभाव की लकीर खींचने वाले प्रस्ताव अगर पास होने लगे तो इनकी होड़ कहां पर जाकर खत्म होगी? क्या वास्तव में ऐसे किसी प्रस्ताव की जरूरत है और क्या इन तरीकों से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर यही हाल रहा तो कहीं आने वाले वक्त में इस तर्ज पर न जाने कितने प्रस्ताव आ जाएंगे, हर क्षेत्र में बंटवारा हो जाएगा और सारा सामाजिक ढांचा तहस नहस हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इस तरह के प्रस्ताव सुरक्षा से ज्यादा असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे और समाज को बांटने वाली लकीर खींचेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट से अल्पसंख्यक दर्जे वाला ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए अदालत ने कुछ मानदंड भी बनाए। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टेटस पर क्या कहा और आगे के लिए क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा न देने के 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित करने को कहा गया है, जिसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बाद में किया जाएगा। जो नई बेंच बनाई जाएगी वो ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड, नियम और शर्तें तय करेगी और यह भी बताएगी कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। आज एएमयू में इस पर जश्न भी हुआ और मिठाइयां भी बांटी गई। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक सेपरेट स्टेटस होता है और उनको राइट टू एडमिनिस्टर होता है, यानी राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हासिल होता है। तो ये चीज़ जो है वो और दूसरे इंस्टीट्यूशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग करती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर एएमयू के अल्पसंख्यक वाले विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। इसमें सबसे पहला साल आता है 1965, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया था। फिर एएमयू के समर्थक शिक्षाविद अजीज बादशाह ने
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा खारिज कर दिया और कहा कि वो कानून द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद 1972 यानी 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए वर्ष 1981 में अल्पसंख्यक दर्जे को फिर बहाल कर दिया गया। 2005 में एएमयू कानून ने मेडिकल के पीजी कोर्स की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी, जिसके विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया। 2006 में तब की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2016 में एनडीए सरकार ने एएमयू को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। इस पर सुनवाई शुरू हुई तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से क्या होगा। तो आपको बता दें कि भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का असर यह होगा कि 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी आखिरी फैसला बन गया। वैसे तो वो 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आज उनका आखिरी वर्किंग डे रहा। इस मौके पर सीजेआई की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। अटॉर्नी जनरल समेत सभी वरिष्ठ वकीलों ने उनके कार्यकाल को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। अपने कार्यकाल में सीजेआई 1274 बेंच का हिस्सा रहे और उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सबसे ज्यादा हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ बड़े फैसले भी किए, जैसे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने को संविधान के तहत मानना या फिर बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करना। ये सब कुछ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हुआ। वैसे डीवाई चंद्रचूड़ उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने एक मत से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। सबरीमाला मंदिर में खास आयु वर्ग की महिलाओं की एंट्री रोकने को असंवैधानिक माना था। आज एएमयू पर उनका आखिरी फैसला आया। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा। पिता के रिटायर होने के बाद 37 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ उसी पद पर बैठे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट भी चुके हैं। इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा हाईटेक हुआ। इनमें ई फाइलिंग में सुधार, पेपरलेस सबमिशन, लंबित मुकदमों के लिए व्हाट्सएप अपडेट, डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लंबित मुकदमों की लाइव ट्रैकिंग और सभी कोर्ट रूम से लाइव स्ट्रीमिंग शामिल रही। जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते लोगों और न्याय की देवी का रूप बदला। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं और यह सजा का प्रतीक नहीं। उनके रहते कैलेंडर भी बदला। रविवार को छोड़कर 95 दिनों से ज्यादा छुट्टी नहीं होगी। पहले यह संख्या 103 थी। आज अपने कार्यकाल के अंतिम दिन वो बोलकर न्याय के आसन से उठे। ये देखिए, मच्छमी दुक्कड़म बोलकर न्याय के आसन से उठे। यह प्राचीन भारतीय प्राकृत भाषा का वाक्य है, जिसका जिक्र जैन धर्म के ग्रंथों में है। संस्कृत में इसका अनुवाद मिथ्या में दुष्कृतम, यानी जो भी बुरा किया गया है वो व्यर्थ हो जाए। उन्होंने बेंच से उठने से पहले कहा कि कोर्ट में कभी मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि वो सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक रहे हैं और सोमवार से उन्हें ट्रोल करने वाले तमाम ट्रोलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सीजेआई का पद जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को जाना जाएगा, ऐसा कहा जाता है कई एक्सपर्ट्स द्वारा, एक ऐसे सीजेआई के तौर पर जो काफी डिसीजंस लेते हैं और कई फैसले उन्होंने सुनाए।
खैर, फिक्र में अब आपको वर्ल्ड डिप्लोमेसी से एक बड़ा अपडेट देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद आखिरकार बधाई दे दी है। पुतिन ने कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप को हिम्मत वाला और साहसी बताते हुए नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी, तो जिनपिंग ने ट्रंप को बधाई संदेश भेजा। दो देशों से ट्रंप को मिली बधाई आज ग्लोबल न्यूज बन गई। एक तरफ रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और यूक्रेन को अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद और हथियार मिल रहे हैं, तो वहीं ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी रहती है। ऐसे में लोग यही सवाल कर रहे हैं कि महायुद्ध के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये कैसा सुपर पावर त्रिकोण है? रूस, अमेरिका और चीन, ये सिर्फ 3 देश नहीं बल्कि ग्लोबल ऑर्डर की वो 3 धुरी हैं जिनमें हुई हलचल का असर समूचे विश्व पर पड़ता है। ऐसे में आज हम समझेंगे कि आखिर ट्रंप को पुतिन और जिनपिंग से मिली बधाई के मायने क्या हैं। पहले बात पुतिन की कर लेते हैं। 6 नवंबर को जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तब पुतिन ने कहा था कि वो जांचेंगे, परखेंगे, तब ट्रंप को बधाई के बारे में सोचेंगे। लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर पुतिन का ट्रंप प्रेम दिखने लगा। पुतिन के अंदर हुए इस सुपर फास्ट परिवर्तन का वीडियो सबूत भी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जब पुतिन मंच पर हो तो सवाल पूछे कम पूछवाए ज्यादा जाते हैं। इस तरह पुतिन ने ट्रंप के पाले में गेंद डाल दी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर युद्ध को खत्म करवाने का फैसला करेंगे। ऐसे में ट्रंप और पुतिन में क्या बात हो सकती है, यह भी समझना जरूरी है। ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध रोकने पर बात हो सकती है। दोनों नेताओं में यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद रोकने पर बात हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो रूस यूक्रेन युद्ध अपने आप में समाप्त हो जाएगा। पुतिन ट्रंप से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने के लिए कह सकते हैं। प्रतिबंध के कारण रूस के 350 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। ये राशि रूस के कुल विदेशी मुद्रा भंडार की लगभग आती है। पुतिन ट्रंप से नेटो पर बात कर सकते हैं। रूस नेटो को एक रणनीतिक घेराबंदी मानता है। रूस चाहता है कि नेटो का प्रसार उसके बॉर्डर तक ना हो। यहां आपको याद दिला दें कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। इसके अलावा कई और अहम मुद्दों पर ट्रंप और पुतिन की बात हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है और निश्चित तौर पर वो रशिया से संपर्क साधने की कोशिशों में लग गई होगी। अब बात ट्रंप को जिनपिंग से मिली बधाई की भी कर लेते हैं। उस जिनपिंग से जिनसे ट्रंप की पुरानी जो सरकार थी उसमें काफी तनातनी हुई थी। अमेरिका में ट्रंप राज आते ही अब उसके बड़े दुश्मन चीन के भी तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को बधाई संदेश भेजा है। बधाई संदेश की भाषा देखकर लगता है कि जिनपिंग ट्रंप 2.0 को हल्के में नहीं ले रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा है, मैं चीन और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने का आग्रह करता हूं। मैं नए युग में चीन और अमेरिका के साथ आने के लिए सही रास्ता चाहता हूं। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। शी जिनपिंग के सुर क्यों बदले हैं, उसके पीछे की वजह है ट्रंप की जीत का मार्जिन। जिस विक्ट्री से वो आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग सदनों पर कब्जा किया है, ट्रंप के पास जो अथॉरिटी है वो पहले से कहीं ज्यादा है और शी जिनपिंग को यह बात समझ में आ रही है। वैसे एक तरफ पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप को बधाई दी, तो वहीं एक बार फिर पुतिन ने भारत की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। फिक्र में बात ट्रंप की जीत के बाद कनाडा में मची हलचल की। सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद नहीं करते हैं। शी जिनपिंग भी पसंद नहीं करते हैं। अपनी चुनावी रैलियों में वो ट्रूडो का खुलेआम विरोध कर चुके हैं। ट्रंप ने ट्रूडो के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच कम ही देखने को मिलता है। 2019 में एक बार जब जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की नकल की थी, तब ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट ल्यूनैटिक कह दिया था। इसका हिंदी में अर्थ होता है अति उन्मादी वामपंथी। इसके अलावा ट्रंप ट्रूडो को टू फेस्ड भी कह चुके हैं, जिसका अर्थ है 2 चेहरे वाला। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि आखिर ट्रंप के मन में ट्रूडो के लिए क्या है। यही वजह है कि इस बार ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 6 नवंबर को जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, उसके पड़ोसी मुल्क कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टेंशन बढ़ गई। ट्रंप की ताजपोशी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्रधानमंत्री पद से एग्जिट टिकट हो सकता है। ट्रूडो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ट्रंप को उनका बधाई संदेश भी बेहद नपात तुलारा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से अमेरिका के कनाडा से व्यापारिक विवाद बढ़ सकते हैं, जो कनाडा के लिए मंदी की वजह बन सकते हैं।
कनाडा दुनिया का चौथे नंबर का कच्चा तेल उत्पादक देश है। कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका को होता है। ट्रंप कनाडा से इंपोर्ट पर 10% टैक्स लगाना चाहते हैं। इससे कनाडा पर $7 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ट्रंप कनाडा से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिका के उत्तरी बॉर्डर पर बेहद सख्ती लगाना चाहते हैं।